तो चलिए अब माइटोकॉन्ड्रिया स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल फ्यूचर विद आशुतोष में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप अच्छे होंगे और जहां भी होंगे सकुशल होंगे। आज का जो वीडियो लेक्चर है वही बायोलॉजी का ही सेशन चल रहा है, 9th की NCERT के हिसाब से कर रहा है। ये मेरा टारगेट है कि 9th की NCERT से 12th की NCERT तक पूरे बायो को कवर कर देना है। ठीक है, कहने का यहाँ पे बायो में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अगर आप स्कूल के स्टूडेंट हैं, 9 to 12 के स्टूडेंट हैं, तो आपको बायो के नाम पे इसको पढ़ना ही है। बेसिक आपको नॉलेज रखना है बायो के लिए। अगर आप मान लीजिए यूपीएससी या किसी चीज की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी या किसी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, तो आप समझिए ये बायोलॉजी तो है ही है, जो कि आपको जीएस यानी जनरल साइंस में आपको आना ही है। इसके अलावा आप समझिए यहाँ पे इन्वायरमेंट भी पढ़ा रहा हूँ, इकोलॉजी भी पढ़ा रहा हूँ, जिसको हिंदी में पर्यावरण विज्ञान भी कहा जाता है। पर्यावरण विज्ञान भी पर्यावरण और परिस्थिति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको बहुत बेसिक नॉलेज देगा। और आप जानते हैं ना कि कैसे पर्यावरण का क्वेश्चन आजकल ज्यादा पुट अप हो रहा है यूपीएससी के लिए। तो चलिए टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे और सीधे मुद्दे पे आएंगे और मुद्दे को डिस्कस करेंगे। पहले इसको हटा लेते हैं, थोड़ा सा क्लियर कर लें जिससे आपको अच्छे से दिखे। और उम्मीद करूंगा कि आप सब जुड़ गए होंगे और आपको आवाज सही से आ रही होगी। आवाज की कोई डाउट है या किसी भी प्रकार का डाउट है तो प्लीज कमेंट सेशन पे करिए। मैं बाद में, इस समय तो नहीं, थोड़ी देर में रिप्लाई जरूर कर देता हूँ। तुरंत नहीं कर पाता, थोड़ा टाइम लगता है मुझे रिप्लाई करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया 6 पॉइंट है यहाँ का, इस पॉइंट में 6 पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। सीधी पहला ही पॉइंट, जो पहली लाइन लिखी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, ऑफ सेल कहा जाता है, यानी बिजली घर कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहीं पे सारी ऊर्जाएं बनती हैं। पूरे शरीर की जो ऊर्जा है ना, वो माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। यहाँ तो विशेषता नहीं बताया है, लेकिन आपको मैं थोड़ा सा हिंट कर दे रहा हूँ। यहीं पे एटीपी का निर्माण होता है। अगर आगे चर्चा होगी तो देखेंगे, अगर नहीं होगी तो अगली क्लासेस में देख लिया करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से बनी होती है। बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है। छिद्रित क्यों होगी? छिद्रित होने से आशय यह है कि कुछ सामान, जैसे कुछ चीजें हैं, आदान प्रदान हो सके। भीतरी झिल्ली बहुत ही अधिक वलित होती है। वलित माने मुड़ी हुई होती है। ये वलय एटीपी बनाने की रासायनिक अभिक्रिया के क्षेत्र को बड़ा बनाती है। जो मैंने कहा एटीपी को ना ऊर्जा कॉइन कहा जाता है, ऊर्जा सिक्का कहा जाता है। इसी को इंग्लिश में एनर्जी कॉइन के नाम से भी जाना जाता है। एनर्जी कॉइन, कॉइन माने समझते हैं ना, सिक्का, जो एनर्जी के सिक्के के रूप में इसको जाना जाता है। जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका फुल नेम क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है। एटीपी कोशिका की ऊर्जा है। शरीर के नए रासायनिक यौगिकों को बनाने तथा यांत्रिक कार्य के लिए एटीपी में संचित ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। चलिए थोड़ा सा हटके मैं बात करता हूँ आपसे। यहाँ पे थोड़ा सा हटके मैं आपको एक चीज बताने की कोशिश करता हूँ, जो कि आपको जानना इंपॉर्टेंट है। जैसे ये आपकी शरीर है, इतने भद्दे आप नहीं दिखते होंगे, लेकिन ये आप समझिए कि आपका शरीर है। कहते हैं ना कि ऊर्जा कहाँ पे है, तो शरीर की ऊर्जा किसी एक स्थान पर नहीं होता। शरीर की ऊर्जा प्रत्येक कोशिका में होती है, प्रत्येक कोशिका में होती है। ये सवाल मुझसे कई बार पूछा गया है और मैंने कई बार इसका यही आंसर दिया, प्रत्येक कोशिका में होती है। और कोशिका का ऊर्जा का स्रोत कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया से ऊर्जा बनती है और प्रत्येक कोशिका में। आप समझिए आपके शरीर में एक एक कण पे ऊर्जा है, एक एक कण पे। अब उस कण को कितना आप इस्तेमाल करेंगे वो आपकी निर्भर करेगा। जैसे आप बैठे रहिए, कुछ ना करिए तो आपका पेट निकल जाएगा, शरीर बीमार पड़ जाएगा, आपको चलने फिरने में दिक्कत होगी। अगर आप जिम जा रहे हो या योगा कर रहे हो या व्यायाम कर रहे हो तो आपका शरीर फिट रहेगा और हर शरीर फुर्तीला रहेगा। मारपीट हो गया ना तो गिरा के बहा दोगे 5-6 लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अद्भुत अंग
अंगक है, यहाँ पे अंगक लिखा गया है, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, कोशिका का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसमें उसका अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। और एक चीज बात, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है। एक साल की बात बता रहे हैं, यूपीएससी और पीसीएस दोनों की, पहले यूपीएससी ने पूछा फिर पीसीएस ने पूछा। पीसीएस में ऐसे प्रश्न आया था कि शरीर की कोशिका में केंद्रक के अलावा कहां पर डीएनए पाया जाता है। फिर से सुनिए, कोशिका में केंद्रक के अलावा डीएनए कहां पाया जाता है। तो ऑप्शन थे, जैसे ऑप्शन थे रिक्तिका, दूसरा ऑप्शन था रसधानी, ठीक है, तीसरा ऑप्शन था सी माइटोकॉन्ड्रिया, और चौथा ऑप्शन समथिंग एल्स, कुछ और था, ठीक है। इसका सही आंसर था माइटोकॉन्ड्रिया, जो यहाँ पे लिखा गया है, क्योंकि इसमें डीएनए और राइबोसोम होते हैं। और राइबोसोम के बारे में मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। राइबोसोम में क्या होता है, यहीं पे प्रोटीन का निर्माण होता है। क्या होता है भाई, प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाते हैं, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, क्लियर है। आप जिस भी क्लास में पढ़ रहे हो, जिस चीज की तैयारी कर रहे हो, ये बहुत ही बेसिक नॉलेज है, आपको होना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट है प्लास्टिड, जिसको हिंदी में लवक नाम से जाना जाता है, ठीक है, ठीक है। प्लास्टिक केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। अभी मैं अंतर स्पष्ट करूंगा पादप कोशिका और जंतु कोशिका में। अब ये समझिएगा कि प्लास्टिड यानी लवक केवल और केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। मुख्यतः इनका काम क्या है ना, रंग प्रदान करना। अब सर आप लोग पक्का तुरंत बोलोगे कि सर प्लास्टिड का केवल काम रंग प्रदान करना है, मतलब जंतु कोशिका में तो नहीं होती, लेकिन जंतु भी तो रंगीने होते भाई। मैं एक आपको हिंट करने की बात बता रहा हूँ, ये एकदम ऑफिशियल नहीं बता रहा हूँ, आपको याद करने के लिए कह रहा हूँ कि रंग प्रदान करना, लवक का मतलब रंग प्रदान करना। इससे आप समझ जाओगे लवक क्या है, वही हरित लवक हो गया, लियोप्लास्ट हो गया, क्रोमोप्लास्ट हो गया, ये सब आपको देखने के मिलेंगे। प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। देखो क्रोमोप्लास्ट को रंगीन नाम से जाना जाता है, रंगीन प्लास्टिड कहते हैं, और ल्यूकोप्लास्ट को श्वेत या रंगहीन कहा जाता है। ध्यान रखना, मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूं, क्रोमोप्लास्ट, ध्यान रखना है, ये क्रोमो शब्द जहां भी आए ना, इसका मतलब ही होता है रंगवर्धक या रंगीन, ठीक है। क्या मतलब होता है, रंगीन। जैसे कैमरा का मतलब कैमरे में होता है, क्रोमोग्राफी हो गया, क्रोमा की हो गया, विभिन्न चीजें हैं जिसमें आप क्रोमा देखने को मिलेंगी। आप क्रोमा शब्द समझ लेना, ये होता है रंग देखने वाला होता है। और ल्यूको का मतलब होता है रंगहीन या स्वादहीन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीजें आप समझ जाइए। वैसे लवक को कई राइटर ना 3 प्रकार के रखते हैं, लेकिन एनसीईआरटी 2 प्रकार की रखती है, क्योंकि क्रोमोप्लास्ट के अंदर ही इसने हरित लवक को रखा है। जैसा कि मैंने कल कहा था, हरित लवक माने वही आपका क्लोरोप्लास्ट, जिसको हम हरित लवक के नाम से जाता है। जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। क्या होता है, क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जिसको हरित लवक नाम से जाना जाता है हिंदी में। पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत उपयोगी है। क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अतिरिक्त विभिन्न पीले और नारंगी रंग के वर्णक भी होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रंग रूप के अंगक होते हैं, जिसमें स्टार्च, तेल, प्रोटीन पाया जाता है। ये समझिए ना, पौधों में जो ऊर्जा है, प्रोटीन है, स्टार्च है, तेल है, ये क्या है, ल्यूकोप्लास्ट है। आपको ये थोड़ा सा आप समझ रहे हैं ना, 9th का सिलेबस आप पढ़ रहे हैं, 9th के सिलेबस में आपको थोड़ा सा हो सकता है कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो, आपकी बहुत सारे क्वेश्चन आपके अंदर आ रहे हो, लेकिन इंतजार करिए, आप 9th 10th 11th 12th में पढ़ाऊंगा। 11th क्लास में आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, एक भी संशय नहीं रहेगा अगर आपने पूरी क्लासेस देखी। ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है, इसकी गारंटी दे सकता हूँ। और हाँ, जितने बेसिक तरीके से मैं आपको बायो पढ़ाऊंगा, उतने बेसिक तरीके से कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक है, ये चीज भी मैं कहता हूँ। क्लोरोप्लास्ट की भीतरी संरचना में बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती हैं। झिल्ली वाली परतें
तो ये वाली लाइन ना, ऐसा नहीं है कि झिल्ली वाली परतें का मतलब है कि उसमें पॉलीथीन भरा है, बहुत ज्यादा पॉलीथीन है, यहीं से पॉलीथीन निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ऐसा मैं पढ़ रहा था ना, एक बार ऐसे चिल्ला चिल्ला के पढ़ रहा था, तो मेरा भतीजा कह रहा है कि झिल्ली थी, झिल्ली होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, मतलब शरीर में झिल्ली होता है, वहीं से झिल्ली निकालेंगे। फालतू की बातें। जो स्टोमा में स्थित होता है, ठीक है। प्लास्टिड बाह्य संरचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड में भी अपना डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी ध्यान देने वाली बात है कि प्लास्टिड में भी डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है। अगर जो आपको अभी प्रश्न पूछा था उसमें मैंने प्लास्टिड रख दिया होता या लवक रख दिया होता तो ऑप्शन 2 सही हो जाते। रसधानी, नेक्स्ट पॉइंट है रसधानी, जिसको हम रिक्तिका नाम से भी जानते हैं। रिक्तिका नाम से भी जाना जाता है। रसधानी ठोस या तरल पदार्थों की संग्राहक थैली होती है। क्या होता है ना, कोशिका है जैसे ये रही, चाहे आप पादप की बात करो चाहे जंतु कोशिका की बात करो, कोशिका होती है ना, उसके अंदर ऐसे छोटे से ऐसे छोटा या बड़ा बॉक्स बना होता है। जंतु कोशिका में छोटा बॉक्स होता है, छोटा खाली स्पेस होता है, और पादप कोशिका में थोड़े बड़े खाली स्पेस होते हैं। इसको कहा जाता है रसधानी या रिक्तिका कहा जाता है। ये क्या करते हैं, ठोस या तरल पदार्थों के संग्रहण करने के काम आते हैं, ठीक है। जंतु कोशिकाओं में रसधानी छोटी होती है, जबकि पादप कोशिकाओं में बहुत बड़ी होती है। कुछ पौधों की कोशिकाओं की केंद्रीय रसधानी की माप उसके आयतन की 50 से 90% तक होती है। समझ रहे हैं ना कितनी बड़ी होती है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे हम क्लियर करते हुए चलेंगे। पादप कोशिकाओं की रसधानी में कोशिका द्रव्य भरा होता है और ये कोशिकाओं की स्फूर्ति और कठोरता प्रदान करते हैं। पौधों के लिए आवश्यक बहुत से पदार्थ रसधानी में स्थित होते हैं। ये अमीनो अम्ल, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल और कुछ प्रोटीन है। एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा की खाद्य रसधानी में उसके द्वारा उपयोग में लाए गए खाद्य पदार्थ होते हैं। क्षमा करिएगा। कुछ एक कोशिकीय जीवों में विशिष्ट रसधानी अतिरिक्त जल और शरीर के बाहर निकलने वाली महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बहुत छोटी चीजें हैं, आप देख लीजिए। प्रत्येक कोशिका की अपनी एक संरचना होती है जिसमें वे विशिष्ट कार्य जैसे श्वसन, पोषण और अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन तथा नई प्रोटीन बनाने में सहायता करते हैं। उनकी झिल्ली और अंगकों की विशिष्टता के कारण संभव हुआ है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कोशिका विभाजन की। कोशिका विभाजन, यहाँ पे मैं एक चीज बताऊं आपको, कोशिका विभाजन जो 9th क्लास में लिखा गया है ना, ये बहुत ही बेसिक है। बेसिक इन द सेंस आपको सिर्फ नाम इंट्रोड्यूस कराएंगे, कोशिका विभाजन होता क्या है। असली कहानी तो कक्षा 12 में आपको देखने को मिलेगी, क्लास 12 की एनसीईआरटी में आपको देखने को मिलेगी। तो इंतजार रखिए, थोड़ा सब्र रखिए, क्योंकि हम सिलेबस को उसके किताब के अनुसार ही पढ़ रहे हैं। जीवधारी की वृद्धि हेतु नई कोशिकाएं बनती हैं, जिसमें पुरानी मृत एवं क्षतिग्रस्त कोशिका का प्रतिस्थापन एवं प्रजनन हेतु एक युग्मक बनते हैं। नई कोशिकाएं के बनने की प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। ये लाइन देखिए, परिभाषा आपको मिल गई। नई कोशिका बनने की प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। क्या होता है, पुरानी कोशिकाएं नई कोशिकाओं को जन्म देती हैं और पुरानी कोशिकाएं धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन दो प्रमुख कोशिका विभाजन की प्रक्रिया है। सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे अभी बहुत डिटेल से चर्चा नहीं करेंगे। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जिससे अधिकतर कोशिकाएं वृद्धि हेतु विभाजित होती हैं उसे सूत्री विभाजन कहते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया में प्रत्येक कोशिका, जिसमें मातृ कोशिका भी कहते हैं, विभाजित होकर दो समरूप संतति बनाते हैं। संतति कोशिकाओं के गुणसूत्र की संख्या मातृ कोशिका के समान होती है। यह जीवों में वृद्धि और ऊतक के मरम्मत हेतु सहायता होती है। जैसे एक मातृ कोशिका जिसको पेरेंट कोशिका भी कहते हैं, पेरेंट कोशिका जैसे जिससे जन्म होना है, ठीक है, वो क्या करेगा, गुणसूत्रों को आधा आधा समान रूप से बांट देगा। समसूत्री विभाजन की बात कर रहे हैं, ठीक है, आधा आधा बांट देगा, जो संतत कोशिकाओं के बनाने के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और ये क्या करते हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं कि ये क्या करती हैं, मरम्मत, ऊतकों की मरम्मत करने में सहायक होती हैं।
जंतु और पौधा के प्रजनन अंगों और ऊतकों के विशेष कोशिकाओं विभाजित होकर युग्म बनाती हैं, जो निषेचन के पश्चात संतति निर्माण करती हैं। ठीक है, अलग प्रकार का विभाजन है जिसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। यहाँ कुछ छूट गया क्या? अर्धसूत्री विभाजन में क्या होगा, यहाँ पे देखिए, जिसमें दो विभाजन होता है। जब कोशिका अर्धसूत्रण द्वारा विभाजित होती है तो दो जगह 4 कोशिकाएं बनती है। नई कोशिकाएं मातृ कोशिकाओं की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या की आधी होती है। क्या होती है? आधी होती है, इसीलिए इसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। देखिए, अर्धसूत्री विभाजन में क्या होगा, मातृ कोशिका अर्धसूत्री विभाजन में 2 टुकड़ों में टूटा, फिर वो 2 टुकड़ों में टूटा, ऐसे टूट के टूटते जाते हैं और इससे संतत का निर्माण होता है। मैंने जैसा कि कहा, यहाँ पे बहुत क्लियर नहीं किए हैं कोशिका विभाजन को। कोशिका विभाजन की 2 रूप है, एक है समसूत्री विभाजन और एक है अर्धसूत्री विभाजन। ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको क्लास 11th में देखने को मिलेगा। किसमें मिलेगा भाई? 11th की क्लास का इंतजार करिए। यहाँ पे मैं बहुत बेसिक तरीके से सिर्फ आपको चर्चा कर रहा हूँ। और कई लोग प्रश्न करते हैं, सर मुझे आंसर राइटिंग करनी है और वो कैसे करें? तो भाई सीधी बात है, पहली बात तो आपने क्या सीखा ये पढ़िए, ये आपका रिवीजन हो जाएगा। और दूसरी बात, यहाँ पे अभ्यास प्रश्न देख रहे हैं ना, अभ्यास प्रश्न के हिसाब से आप प्रश्न को आंसर लिख सकते हैं। जैसे पादप कोशिका और जंतु कोशिका में तुलना करिए, ये क्वेश्चन आप भी कर सकते हो कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर स्पष्ट कर सकते हो। मैं थोड़ा से हिंट कर देता हूँ आपको, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। जैसे पादप कोशिका की बात करूं तो इसमें कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होता है। लेकिन अगर जंतु कोशिका में बात करूं तो ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें लवक होते हैं, इसमें लवक नहीं होते। इसमें लवक होते हैं, इसमें लवक बिल्कुल नहीं होते। रिक्तिका छोटी होती है, रिक्तिका क्या होती है? बड़ी होती है। पादप कोशिका में रिक्तिका बड़ी होती है, इसमें छोटी होती है। ऐसे बहुत सारे अंतर हैं, ऐसे बहुत सारे अंतरों को आप लिख सकते हो, लिख के एक जगह पे चिपका सकते हो या एक हैंडराइटिंग नोट्स आप बना सकते हो, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जल्द ही।